गुड आफ्टरनून बच्चों। जैसा कि आप लोगों ने मुझे आग्रह किया था, जिन बच्चों का न्यू सिलेबस क्लास 11 सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर वाले जिन बच्चों का हिंदी बी है, यानी उनका फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है और सेकंड लैंग्वेज हिंदी है, उन बच्चों का हिंदी में 4 कविताएं हैं, जो एक मैंने तो आप लोगों को क्लास में पढ़ाया और दूसरी तीसरी चौथी सारी कविताओं का मैं यहाँ पे वीडियो बना के डाल रही हूँ एक एक करके, और आपके पूरे सिलेबस को भी मैं डाल रही हूँ। पूरे सिलेबस ग्रामर वगैरह जितना कुछ है सब मैं इसमें वीडियो में कवर कर दूँगी, क्योंकि ये बच्चों का रिक्वेस्ट रहा है। तो आज जो मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ अभी, वो आपके पाठ्य पुस्तक का चौथा कविता है, जिसको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है, जिसका शीर्षक है स्नेह निर्झर बह गया है। बच्चों, आप सभी जानते हो कि जो हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे, उनका जन्म 21 फरवरी 21 फरवरी 1896 में हुआ था। तो उस समय 21 फरवरी जो था वो संडे का दिन था, रविवार था, और पंचमी था, बसंत पंचमी, जिस दिन हम लोग कहते हैं कि सरस्वती का दिन होता है, और रविवार जो होता है वो सूर्य का दिन माना जाता है, जिसलिए उनके नाम में क्या है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उनके पिताजी का नाम था पंडित राम सहाय, जो एक सिपाही थे उस समय के, और उनके माता का नाम था निरूपमा। उनके माँ का नाम रुक्मणी था। उनके माँ का नाम था रुक्मणी, और उन्होंने ब्रज भाषा में, अवधी भाषा में अपनी रचनाएं की है। वे मूल रूप से एक बहुत ही मतलब क्या बोलेंगे, सशक्त चरित्र के व्यक्ति थे, बहुत ही सिद्धांतवादी थे, और किसी के सामने झुकना, किसी के सामने ऐसा उनके चरित्र में, उनके स्वभाव में नहीं था कि वे किसी की चापलूसी, किसी की वो करें। लेकिन उनका जो अपना ज़िंदगी था, उसका प्रभाव हम देखते हैं बच्चों कि जब भी हम लोग कोई रचना पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, कवियों के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कवि का अपना जीवन भी उस रचना में छुपा होता है। तो ये जो छायावादी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावादी कवि हैं, और छायावादी कवियों में ये ज़्यादातर देखा जाता है कि उनकी कविताएं, उनकी रचनाओं में उनका अपना जीवन बहुत ही ओतप्रोत हुआ रहता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जब जन्म हुआ, तो उसके ठीक 3 साल बाद उनकी माँ जो थी रुक्मणी देवी, उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन कहीं कहीं ये भी सुनने को मिलता है कि उनके पिता की मृत्यु हो गई। जो भी हो, उनके घर में उनके माँ के मृत्यु होने की वजह से क्या था, घर में एक सुनापन सा हो गया था, जिसकी वजह से उनका बहुत छोटे उम्र में शादी कर दी गई। जब उनको शादी का मतलब ही पता नहीं था, उसी समय उनकी शादी हुई, और उनके 2 बच्चे भी थे। उनकी बेटी थी सरोज। तो ऐसा हुआ कि एक बार उनकी पत्नी, जब सूर्यकांत त्रिपाठी हमारे निराला जी, जिसको हम लोग शॉर्ट में निराला जी कहते हैं, निराला जी का जब उम्र हुआ, जब वे नौजवान हुए, और जब उनको पृथ्वी की सारी बातें समझ में आने लगी, तब उनको पता चला कि उनकी पत्नी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, जो मायके में थी। और जब वो वहाँ पहुँचे तब तक उनके पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी, और उनका दाह संस्कार भी हो चुका था। उन्होंने अंतिम दर्शन भी अपने पत्नी के नहीं कर पाए। तो कितना दुख हुआ होगा, क्योंकि उस समय तो आज के जैसा ट्रेन, प्लेन, ये सब चीज़ों की सुविधा नहीं थी, टेलीफोन की सुविधा नहीं थी। खबर आई, और खबर आने के बाद वहाँ पहुँचते पहुँचते बीमार पत्नी ने दम भी तोड़ दिया, और 100 को कितना दिन तक ही रखा जा सकता है, इसलिए उसका दाह संस्कार भी हो गया था। उनको पत्नी का अंतिम चेहरा भी देखने को नहीं मिला। और सबसे ज़्यादा उसके बाद देखा गया कि उनकी पत्नी के मृत्यु के बाद उनके परिवार के बाकी लोग जो थे, जो उनके प्रिय थे, उनके भैया भाभी वगैरह, एक एक करके उनके परिवार के, उनके प्रियजन सब बिछड़ते चले गए। और सबसे ज़्यादा दुख तो उनको तब हुआ, बिल्कुल वो टूट ही गए, उनका कवि हृदय रो दिया, जब उनकी पुत्री सरोज का भी उनकी आंखों के सामने निधन हुआ। और कवि जो थे, ये तो उनका अपना पर्सनल लाइफ जिसको बोलते हैं, मतलब उनका व्यक्तिगत जीवन था। लेकिन जो उनका कर्म भूमि था, जो साहित्य का क्षेत्र था, जहाँ पे उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी को बलिदान किया था साहित्य के लिए, वहाँ पे भी उस साहित्य समाज में उनको वो मर्यादा उस समय नहीं मिल रही थी जो उनको मिलना चाहिए था, जिसके वे हकदार थे। जैसी उनकी रचनाएं थी, जैसी उनकी प्रतिभा था, जैसा उनका समर्पण था, उस तरह से उनको वो इज्जत, वो मर्यादा साहित्य से नहीं दिया जा रहा था। तो उनका दोनों ही जीवन व्यथित था। व्यक्तिगत जीवन तो था ही था,
और कर्म भूमि, जहाँ आदमी क्या होता है, जब व्यक्तिगत जीवन प्रभावित होता है तो अपने आदमी अपने कर्म में ज़्यादा रुझान लाता है और कर्म में इतना मतलब विलीन हो जाता है कि उसको अपने व्यक्तिगत जीवन को भुलाने की कोशिश करता है अपने कर्म में रत होके। लेकिन उनको वहाँ से भी एक धक्का, एक दुख था और परिवार से तो था ही। इसी चर्चा के बीच में उन्होंने ये लिखा है और उनका जो मृत्यु था वो 15 अक्टूबर 1961 में हो गया था। तो अभी हम उन्होंने जो लिखा है उस पर विचार करेंगे, जो उसको समझेंगे, जो उनके बिल्कुल उनके जीवन का सारांश है इसमें। स्नेह निर्झर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है, आम की वह डाल जो सूखी दिखी, कह रही है अब यहाँ पिकिया सीखी नहीं आती, पक्ति मैं वह हूँ लिखी नहीं जिसका अर्थ जीवन दह गया है, स्नेह निर्झर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया। उनके कहने का मतलब यह है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी का तुलना 3 चीज़ों से किया। पहला यहाँ पे किया है कि निर्झर माने क्या होता है, झरना। तो झरना क्या होता है, झरना जब बहता है तो बहुत ही मधुर वहाँ से संगीत आता है, बहुत ही सुंदर दृश्य होता है, बहुत सारे वहाँ पे लोग घूमने फिरने खेलने कूदने के लिए जाते हैं, बहुत सारे वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, एक चहल पहल होती है, एक आनंद का माहौल होता है। लेकिन जब वो झरना सूख जाता है तो वहाँ दोनों तरफ सिर्फ रेत ही रेत होती है। और सूखी रेत किस चीज़ का निशानी है, सूखी रेत जो है वो नीरसता की निशानी है। तो उन्हें कहा स्नेह निर्झर बह गया। उनका कहना है कि मेरी ज़िंदगी का जो स्नेह का झरना था वो अब बह चुका है, सूख चुका है और मेरे जीवन में क्या रह गया, रेत ज्यों तन रह गया। और जो मेरा जो शरीर है वो शरीर का, अपने शरीर का तुलना उन्होंने किस चीज़ से किया है, वो झरने के, सूखे हुए झरने के बगल में पड़े हुए रेत के जैसा। जैसे उनके शरीर का कोई महत्व ही नहीं है, उस शरीर में कोई आनंद ही नहीं है, कोई आकर्षण ही नहीं है, क्योंकि जैसे झरने की वजह से वहाँ का रेत जो होता है वो भी आनंदमय होता है। लेकिन जब झरना ना हो, यानी जब किसी व्यक्ति के जीवन में उसके प्रेम लोग जन, माँ बाप, भाई बहन, रिश्ते नाते न रहें, तब वो व्यक्ति का जीवन बहुत ही नीरस, बहुत ही अधूरा महसूस होने लगता है। तो उन्होंने अपने शरीर की तुलना उस रेत से किया है जहाँ पे कभी झरना बहती थी और आज वो नीरस हो चुका है। तो स्नेह निर्झर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है, आम की वह डाल जो सूखी दिखी, कह रही है अब यहाँ पिकिया सीखी नहीं आते। यानी दूसरा तुलना उन्होंने अपना किस चीज़ से किया है, आम के सूखी टहलनी के साथ। क्योंकि आम की सूखी जो डाल होती है ना, वो कभी हरी भरी थी, उसमें बहुत सारे फल फूल पत्ते थे और वहाँ पे चिड़िया, बहुत तरह के चिड़िया आते थे, मयूर आता था। लेकिन अभी क्या है कि वो डाल सूख चुकी है, उसमें पत्ते भी नहीं है, फल भी नहीं है, फूल भी नहीं है, तो कोई भी सूखी डाल की तरफ देखना भी नहीं चाहता है और वो बिल्कुल ही देखने में भी अजीब सा दिखता है, अपशगुन सा दिखता है। तो इनकी ज़िंदगी भी बिल्कुल वैसी हो गई है। अब इनके पास कोई मिलने जुलने भी नहीं आता है, अब इनके पास कोई छाया में आनंद लेने, फल फूल की तृप्ति के वजह से भी इनके पास नहीं आता है। तो अब यहाँ पिकिया सीखी नहीं आते, यानी यहाँ पे अब कोई पक्षी या कोई मयूर नहीं आता। पंक्ति है वह हूँ लिखी नहीं जिसका अर्थ जीवन दह गया है। तीसरा जो उदाहरण उन्होंने दिया है वो साहित्य के उस पंक्ति से, एक लाइन से दिया है जिस लाइन का कोई अर्थ ही नहीं है, वो बिल्कुल निरर्थक है, जिस लाइन को कोई पढ़ना ही नहीं चाहता है, समझना ही नहीं चाहता है, जिसमें उनको कोई मतलब ही नहीं दिखती है। इस तरह का जो पंक्ति होती है वैसा उनका जीवन हो गया है, क्योंकि उनका जीवन अर्थहीन हो चुका है, महत्वहीन हो चुका है, आनंद से रहित हो चुका है। तो कवि को अपने जीवन में कोई सुख, कोई सौंदर्य, कोई आकर्षण नहीं दिख रहा है। तो पहला जो पद है, उस पहले पद में उन्होंने अपने जीवन की तुलना 3 चीज़ों से की है। पहला किस चीज़ से किया है, वो बहते हुए झरने जो सूख गया है उसके पड़ी हुई रेत से। दूसरा किया है उस आम की डाली से जो कभी हरी भरी थी, फल फूल लगते थे, बहुत सारे मयूर और पक्षी आते थे, जब वहाँ आज कोई नहीं आता, वो सूख चुकी है। और तीसरा उदाहरण दिया है उस पंक्ति से जो निरर्थक है, अर्थहीन है, जिस पंक्ति को कोई पढ़ना नहीं चाहता है। तो बच्चों ये हो गया पहला पद। दूसरा में हम देखते हैं, दिए हैं मैंने जगत को फूल फल, किया है अपनी प्रतिभा से चकित चल, अब पर अनस्वर था सकल पलवित पल, ठाठ जीवन का वही जो ढह गया है, स्नेह निर्झर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया।
तो दिए हैं मैंने जगत को फूल फल। कवि कहते हैं कि मैंने कभी अपने जीवन में मैंने पूरे विश्व को अपना श्रेष्ठ फल और फूल क्या, उनकी कृतियाँ, उनके लेख, उनकी कहानियाँ, उनके कविताएं, उनके निबंध, ये सब उनके क्या हैं, उनके दिए हुए फल फूल हैं। साहित्य जगत को उन्होंने फल और फूल जो अर्पण किया है साहित्य जगत को, जिन्होंने अपने देवता मानते थे, और उन्होंने जो उसको फल फूल अपना बेस्ट उन्होंने जो दिया है, अपना जो सर्वस्व जो उन्होंने दिया है। तो दिए हैं मैंने जगत को फूल फल, किया है अपनी प्रतिभा से चकित चल। मेरे अंदर जो प्रतिभा था उसको जब मैंने दिया तो लोग चकित रह गए कि मैं कहाँ से ये सारी अनुभूतियाँ लाता हूँ। साहित्य जगत चकित रह गया मेरा कृति को देख करके। लेकिन आज मैं क्या हो गया हूँ, पर अनस्वर था सकल पलवित पल, ठाठ जीवन का वही जो ढह गया है। लेकिन अब क्या हो गया है, अनस्वर था। अनस्वर माने मेरा जो कृति है जो कभी नष्ट नहीं होने वाला था, लेकिन आज उसका कोई मूल्य नहीं रह गया है, उसका कोई महत्व नहीं दे रहा है। और मेरी ज़िंदगी का जो ठाठ था, मेरी ज़िंदगी का जो एक स्वाभिमान था, वो क्या हो गया, ढह गया है। ढह गया मैंने जिसका स्वरूप नष्ट हो चुका है। ढह जाना मतलब क्या होता है, कोई चीज़ टूट जाना, बिखर जाना, बर्बाद हो जाना। तो उनका जो ठाठ था, उनका जो वर्चस्व था, उनका जो स्वाभिमान था, वो क्या हो चुका है, ढह चुका है। कभी अब अपने को बिल्कुल ही मतलब क्या बोलेंगे, निस्तेज, बिल्कुल ही दबा, बिल्कुल ही सहमा, बिल्कुल परिस्थितियों का निचोड़ा हुआ, अपने को दुर्दशा वाले परिस्थिति में, अपने प्यारे जनों से बिछड़े हुए, साहित्य जगत से टूटे हुए, मतलब बिल्कुल निराश, हताश उनकी ज़िंदगी है। उनको जीने की कोई इच्छा भी नहीं है, क्योंकि वो अपने लिखे हुए कृतियों को, जैसे आम की डाल अपने भूतकाल, अपने पिछले समय को याद करके, झरना पिछले समय को याद करके जिस तरह से अफसोस दुख करता है, उस तरह से कभी अपने किए हुए, अपने लिखे हुए काव्य को याद करके कवि के मन में भी ये दुख हो रहा है कि वो क्या समय था, मैंने कितना कुछ दिया, लोग कितना प्रशंसा किए, लेकिन आज मुझे कोई देखने और पूछने भी नहीं आता है। तीसरा और अंतिम जो पद है बच्चों, वो है, अब नहीं आती पुलिन पर प्रियतमा, श्याम तृण पर बैठने को निरुपमा, बह रही है हृदय पर केवल अमा, मैं अलक्षित हूँ यही कवि कह गया है, स्नेह निर्झर बह गया है, रेत जीवतन रह गया है। अंतिम पंक्तियों में लेखक क्या कहते हैं बच्चों, अब नहीं आती पुलिन पर प्रियतमा, पुलिन माने नदी, सरिता के किनारे अब कोई प्रियतमा नहीं आती। गागर में जल भरने, शाम की नदी के समय हंसने खेलने, अब कोई प्रियतमा यहाँ नहीं आती, कोई प्रेमिका यहाँ नहीं आती। श्याम तृण पर बैठने को निरुपमा, कोई वो सुंदरी जो नदी के किनारे हरे भरे घासों पर बैठने के लिए, इस दृश्य को देखकर आनंदित होने के लिए कोई सुंदर कन्या भी यहाँ पे नहीं आती। बह रही है हृदय पर केवल अमा, मैं अलक्षित हूँ यही कवि कह गया है। अब मेरे हृदय में सिर्फ क्या है, अफसोस है, दुख है, पीड़ा है, वेदना है, और मैं अलक्षित हूँ। जिसका कोई लक्ष्य न हो वो क्या है, अलक्षित। तो मैं जीवन को किस तरफ लेके जाऊँ, मैं क्या करूं, मेरा क्या लक्ष्य है, मैं किस चीज़ के लिए जीऊं, मैं किस चीज़ के लिए अपने को ठीक ठाक रखूं, वैसा मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। मेरी ज़िंदगी का कोई उद्देश्य नहीं दिख रहा है, कोई लक्ष्य नहीं दिख रहा है, मैं लक्ष्य विहीन हो चुका हूं। इस तरह से मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। बिल्कुल अपने ज़िंदगी से निराश, बिल्कुल हताश होकर के लेखक ये अंतिम लाइन कर रहा है कि बह रही है हृदय पर केवल अमा, मैं अलक्षित हूँ यही कवि कह गया है, स्नेह निर्झर बह गया है। यानी अपने बीते हुए दिनों को याद करके कवि के अंदर अब इतना उत्साह नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है कि वो फिर से अपने जीवन को संजोए, फिर से अपने घर गृहस्थी को आबाद करे, फिर से समाज के लिए काम करे, और फिर से वो अपने ज़िंदगी में कोई नई बहार, कोई अच्छे दिन लाए। इतनी शक्ति उनके अंदर नहीं दिख रही है। इसलिए कवि बड़े ही दुख, बड़ी ही वेदना, बहुत ही पीड़ा के साथ कहते हैं कि अब जो मेरी ज़िंदगी के बाकी दिन हैं वो बिल्कुल लक्ष्य विहीन हैं, वो बिल्कुल ही निरर्थक हैं। मैं अपने शरीर को किसी तरह से मैं ढो रहा हूँ, मैं जी नहीं रहा हूँ। तो ये बच्चों यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं कि कवि ने किस चीज़ों से अपने जीवन की तुलना किया है। मैंने आपको बताया 3 चीज़ों से किया है। झरना सूख जाने के बाद वहाँ पे क्या रह जाता है, रेत रह जाता है।
पे आम की डाली पहले कैसे थी, अभी कैसे थे, उस पे कौन आते थे, ये प्रश्न हो सकता है। वो लेखक का जीवन कौन से लाइन, कौन से पंक्ति की तरह है, ये प्रश्न हो सकता है। हाँ, जगत में फूल फल, लेखक का फूल फल देना जगत को किस चीज़ का की ओर इशारा कर रहा है, ठीक है ना। तो लेखक ने जो अपनी काव्य कृतियाँ की है उसकी तरफ इशारा कर रहा है। तो उसके बाद लेखक ये जीवन के ठाट बाट क्या है, हाँ, लोग चकित किस चीज़ को देख के हो गए, उनकी प्रतिभा को देख के हो गए। हाँ, तो अब पुलीन पर कौन नहीं आता, प्रियतमा नहीं आती। श्याम तृण पर बैठने कौन नहीं आता, निरुपमा नहीं आती, है ना। उनके हृदय में अब क्या है, सिर्फ अम्मा है। और उनका जीवन अब क्या है, अलक्षित है, अब क्या है ना, वो लक्ष्य विहीन है। तो इस तरह से बहुत सारे प्रश्न यहाँ से आएंगे। किस भाषा में है, ब्रज भाषा में, अवधी भाषा में वो लिखते थे, ये कौन से रूप के कवि हैं, छाया, ये क्या है, ये छायावादी कवि हैं। उनका जन्म कब हुआ था, तो बच्चों उनका जन्म हुआ था 21 फरवरी 1896 को। उनकी मृत्यु कब हुई थी, उनकी मृत्यु हुई थी 15 अक्टूबर 1961 को। तो इस तरह से बच्चों बहुत सारे प्रश्न यहाँ से आएंगे और आप लोग उसको बहुत ही आराम से उत्तर दे सकोगे। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा कविता है, बहुत कुछ सीखने का भी है। धन्यवाद।